अस्सलाम को व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मज़हर परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल विद डॉक्टर अली सलमान। इस एपिसोड पे हम बात करेंगे IMF 24th लोन प्रोग्राम की। इससे पहले जो हमने 2 एपिसोड किए हैं 23rd प्रोग्राम लोन की जो अप्रूवल था, जो लास्ट ट्रांच, और फिर उसके बाद IMF लोन प्रोग्राम जो सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ, उस पर हमने बात की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है वो 23rd लोन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और हम 24th लोन प्रोग्राम में इंटर होने वाले हैं। IMF डेलीगेशन पाकिस्तान में आई और मुज़ाकरात हुए। FBR के साथ भी मीटिंग हुई, प्री बजट को लेकर मीटिंग हुई, और IMF का कहना है कि आइंदा बजट अखराजात के लिए पाकिस्तान स्टेट बैंक से लोन नहीं लेगा, और सब्सिडीज़ जो है वो 800 अरब रुपए की सब्सिडीज़ जो है वो एनर्जी सेक्टर को इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इस पर भी बात हुई। और उसके अलावा 17,000 अरब रुपए का बजट जो है वो 7 से 10 जून तक जो है वो पेश किया जाएगा। जनरल सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इन पर बात हुई, कितना कलेक्ट करना है। और अगर देखा जाए टैक्सेशन को, तो हमेशा से IMF की तरफ से टैक्सेशन को लेके, उसकी कलेक्शन को लेके सख्त मुतालबात रहे हैं। और IMF का इस दफ़ा तो ये भी कहना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलकर काम करना होगा। तो इसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान ने न्यू बेल आउट पैकेज के लिए एक ड्राफ्ट भी पेश किया है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली सलमान। जैसे कि अब बजट आने वाला है और सबकी जो है वो नज़र उसी पे ही है, हर कोई बजट की बात कर रहा है। लेकिन जो प्री मीटिंग हुई है बजट को लेकर, उसमें एक IMF का भी बड़ा रोल है, वो भी बड़ा पॉलिसीज़ को देख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं रेवेन्यू की बात करूँगी कि हमेशा रेवेन्यू साइड को जो है वो देखा जाता है, उसकी मेजरमेंट कि उसके लिए क्या, कहाँ से कितना कलेक्ट किया जाए। लेकिन एक्सपेंडिचर साइड को नहीं देखा जाता कि उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए। तो क्या कहेंगे आप? और इस वक्त तो IMF ने जनरल सेल्स टैक्स पे भी गैप को आइडेंटिफाई किया है। तो क्या प्रैक्टिकल मेजरमेंट लेने चाहिए कि IMF भी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए? बिल्कुल। वेल, सबसे पहले तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि हम IMF के पास 24वीं या 25वीं दफ़ा जा रहे हैं। सो दिस रियलिटी मस्ट मस्ट सिंक इन। मतलब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो IMF के पास इतनी दफ़ा गया हो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो एक ही प्रोग्राम के लिए बार बार IMF के पास जा रहा हो। और सो इसमें हमें गवर्नमेंट का रोल भी है, इसमें IMF के रोल को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम IMF की प्रिस्क्रिप्शंस को चलें हर पूरा 100% नहीं, लेकिन किसी हद तक तो फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने ख़ुद भी एक्नॉलेज किया कि हमने SBA को मुकम्मल किया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मुकम्मल किया, फिर ही हम एक नए लोन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। ये बेल आउट प्रोग्राम नहीं है, बेल आउट वाज द SBA। इस वक्त हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर है रिलेटिवली स्पीकिंग, तो इसको हम बेल आउट पैकेज नहीं कहेंगे। सो एक तो ये करेक्शन ज़रूरी है ताकि ऑडियंस इसको समझ सके। लेकिन अब हकीकत यही है कि इस वक्त जो भी बजट की डिस्कशन है या जो भी बजट का फ्रेमवर्क है वो IMF के माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मुताबिक ही बनेगा। उसमें हमने 2-3 बातों का जिक्र कर दिया है। आपने फॉर इंस्टेंस ये जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जी IMF ने कहा कि अब हुकूमत स्टेट बैंक से लोन नहीं ले सकती। ये कोई नई बात नहीं है। जब 2019-20 में हमने स्टेट बैंक का जो ऑटोनमी का एक्ट पास किया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, उसी में ये बात तयन हो गई थी। वो भी IMF प्रोग्राम के तहत ही इस बात को तयन किया गया था कि अब हम हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से लोन नहीं लेगी। अब मसला लेकिन ये हुआ कि हमने स्टेट बैंक से तो नहीं लिया लोन, लेकिन हमने बेशुमार लोन ले लिया है प्राइवेट बैंकों से। तो इस वक्त हमारी बजट का कोई 70% डेट सर्विसिंग में जा रहा है। सो फ़र्ज़ करें हमारा जो बजट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, वो 9 to 10 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन या साल। तो अब चूँकि फिस्कल ईयर मुकम्मल होने वाला, तो जो भी अभी तक आदाद शुमार आए उसके मुताबिक उसका
तकरीबन 60 से 70% हिस्सा बजट की डेट सर्विसिंग, और वो जब डेट सर्विसिंग का 90% बैंकों को जाएगा। सो मैं और आप इस वक्त इस इदारे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम बैंकों के लिए काम कर रहे हैं। सब पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स इस वक्त बैंकों के मुलाजमीन बन चुके हैं इफ़ेक्टिवली। हम बैंकों का कर्जा उतारने के लिए, जो कि हुकूमत ने लिया है। सो एसबीपी का लोन नहीं लिया, लेकिन हमने प्राइवेट उससे लोन लिया है। सब्सिडी की बात की है, सब्सिडीज़ को क्रॉस सेक्टरली इन प्रिंसिपल ख़त्म होना चाहिए। उसमें एनर्जी सेक्टर, आपने सही कहा, एनर्जी सेक्टर मेजर सब्सिडी उसको मिल रही थी उसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को भी हम सब्सिडी पे चला रहे थे, अब उसको शिफ्ट करेंगे सोलर के अंदर। इस तरह की बहुत से और एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हमें जो लूप होल्स है एनर्जी सेक्टर को, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और बात आपने कही, वो थी कि ये आईएमएफ ने ये 17 ट्रिलियन का कोई फिगर आई है। ये काफ़ी अनरियलिस्टिक नंबर है, ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा होगा तो पाकिस्तान की हुकूमत लोगों के साथ और इकॉनमी के साथ और बिज़नेस के साथ एक बहुत जुल्म करेगी। हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 9 ट्रिलियन है इस वक्त। बजट तो टोटल 13 ट्रिलियन का है। तो अब 9 से तो आप 17 नहीं कर सकते। हाँ, शायद ये अगर बात हो गई जी टोटल बजट का साइज़ बढ़ जाए, तो वो किसी हद तक काबिल फ़हम बात लगती है। लेकिन टैक्स रेवेन्यू में इतना इजाफा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी इकॉनमी अभी, अब कल रिपोर्ट आई है, 2.5% मुश्किल से ग्रोथ कर रही है। तो इसके ग्रोथ के साथ जब इतना इन्फ्लेशन हाई चल रही हो, तो इतनी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन ज़ाहिर है वो एंटी ग्रोथ मेजर होगा। लेकिन आईएमएफ का तो मेन गोल ये होता है, वो बात इसी पर करता है कि टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। और देखिए इस वक्त आई वुड से टू बी फेयर विद आईएमएफ, हम सिर्फ ये बात नहीं हो रही है। एक हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं, और इसका भी ख़ास उसके अंदर टर्म है जिसको हम प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी बजट डेफिसिट कहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास कर्ज़ों की अदायगी के बाद और सूबों की जो शेयर है उसको अदायगी के बाद कुछ बैलेंस में बचता है या नहीं बचता। ज़ाहिर है फेडरल हुकूमत को अपने बहुत से काम करने हैं, तो उस अगर वो नंबर स्लाइटली पॉजिटिव है तो हम कहेंगे जी प्राइमरी बजट हमारा डेफिसिट में नहीं है, बल्कि वो सरप्लस। सरप्लस है। सो दैट इज़ व्हाट आईएमएफ इज़ लुकिंग एट। सो रिजल्टेंटली उसमें अखराजात भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने अखराजात को कट डाउन करना है। उसमें आपके रेवेन्यू भी आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल होगा ये कि हमने जो एक्सटर्नल पेमेंट्स पहले प्रोजेक्शंस की हुई थी अगले 2000 यानी 24-25 के लिए, उसमें से जो अभी खबरें आई हैं, 2 न्यूज़ आई हैं। एक न्यूज़ के मुताबिक $6 बिलियन का रोल ओवर होगा, एक खबर के मुताबिक 12 बिलियन रोल ओवर होगा। यानी अगर हमने साल के बाद 25 या 26 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को पे करने थे, उसमें से ये पैसे कम हो जाएंगे एक साल के लिए। सो हमारे पास जो गैप है बैरूनी पेमेंट्स का, वो कम हो जाएगा। उसको हम फिर शिफ्ट कर सकेंगे डोमेस्टिक नीड्स के लिए या डोमेस्टिक स्पेंडिंग के लिए। सो ये भी डिटेल्स अभी आएंगी, वो ज़ाहिर है हमें बजट में पता चलेगा कि हमने क्या प्रोविजनिंग की है पेमेंट्स के लिए। लेकिन बजट के एक पार्ट में तो वो फिजिकल फाइनेंसिंग हमेशा सोर्सेज के यहाँ से करनी है, वहाँ से करनी डेफिसिट है, फाइनेंसिंग, वो जी। बिल्कुल वो होता है। और फॉरेन एड का तो हम पाकिस्तान जो है वो एडिक्ट हो चुके हैं, और वो बेशक रोल और भी हो, लेकिन हमने करनी है फाइनेंसिंग। तो जी, जी। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमें हम अपनी नीड इस वक्त तो देखें, बल्कि जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के एहसन इकबाल, वो भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हकीकी सूरत हाल ये है कि हमारे जो हुकूमत अपने ख़र्चे, सैलरीज़, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो भी कर्ज़े लेकर पे कर रही है। तो ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट है। सो हुकूमत के पास अपने अपनी महक माना जो जिम्मेदारी है, उनको पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, इन्हें वो कर्ज़ लेकर वो पे कर रहे हैं। सो इन अ वे तो हुकूमत एक तरह से बैंकरप्ट हो गई। जब आप इतना भी नहीं अर्न कर सकते मुख्तलिफ सोर्सेज से कि आप अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें, तो फिर तो बंद हो जाएगी हुकूमत। यानी नोशनली ज़ाहिर है हुकूमत बंद नहीं होती, वो तो चलती रहती है, लेकिन इन द स्ट्रिक्ट सेंस तो वो अगर ऐसा कोई कारोबार के साथ हो, कोई निजी शोबा में ये कंपनी वो हो और उनकी इनकम ख़त्म हो जाए या अखराजात चलते रहें, तो वो
ज़्यादा अरसा नहीं सस्टेन कर सकती, वो बंद हो जाती। अच्छा डॉक्टर ये सलमान, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी जो बजट पेश किया जा रहा है इसके इसके कंप्लीट होने का वेट किया जा रहा है कि जब ये कंप्लीट होगा बन के आ जाएगा, अभी तो इसका अभी प्रोसेस में है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या चांसेस हैं कि एक प्रॉपर एक जो है आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की लोन प्रोग्राम के पे जो है वो नेगोशिएट करेगा? सिर्फ अभी बजट का वेट किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक़्त ही हम बजट भी डिस्कस कर रहे हैं, बजट का फ्रेमवर्क भी डिस्कस कर रहे हैं, और जो अगला जो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम की बात करें आईएमएफ के साथ, उसकी भी इसी वक़्त आउटलाइन बन रही है। उसके नतीजे में जब ये आउटलाइन मुकम्मल हो जाएगी, डिस्कशन मुकम्मल हो जाएगी, तो हुकूमत ऑफ़िशियली एक लेटर लिखती है आईएमएफ को, और उस लेटर या उस रिक्वेस्ट में फिर हम अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको एनलिस्ट करते हैं, और जो प्रोग्रेस है उसकी उसकी बात करते हैं। तो अगले एक हफ़्ते के अंदर, अब एक हफ़्ता हो गया आईएमएफ को यहाँ पर इस्लामाबाद में, अब अगले एक हफ़्ते तक वो मज़ीद, इस हफ़्ते तक मज़ीद मौजूद रहेंगे, और उसके बाद फिर अपनी रिकमेंडेशंस को कंपाइल करके वो चले जाएंगे। बजट उनके मुताबिक बनेगा, और बजट के अलावा जो लॉन्ग टर्म अगले 3 साल का मनसूबा है वो भी उन्हीं शराइत के मुताबिक बनेगा। टैक्स सिस्टम की बात करूँगी। एफबीआर हमेशा से टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को लेकर हमेशा से नाकाम भी रहा है, और उसके बाद अभी जो हमारा अभी इनके साथ जो चल रहा है एक लोन प्रोग्राम, और जो एक प्री बजट पे आईएमएफ की अभी स्टार्ट तो अभी इसी तरह से हुआ है। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, जैसे कि अभी जनरल सेल्स टैक्स पे कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने गैप्स आइडेंटिफाई किया है कि कुछ चीज़ों पे रेट कम है, उसको देखा जाएगा। और उसके बाद सोलर पैनल्स पर जो है वो भी टैक्स लग रहा है कि जो लगाने पर कि जो लगा रहे हैं उन नेट मीटरिंग पे उन पे भी टैक्स, और पेंशन्स पे भी टैक्स, एनर्जी सेक्टर, लाइन लॉसेस, इनको कवर करने के लिए भी कंज्यूमर पे बर्डन आ रहा है। तो बिज़नेस कम्युनिटी से लेकर कंज्यूमर तक जो है इसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर देखिए, एक तो बात ये है कि कुछ शोबे ऐसे हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन आई थिंक इज़ नीडेड। आपने कहा कि एफबीआर टैक्स कलेक्शन में हमेशा से नाकाम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक टू गिव द क्रेडिट, एफबीआर कलेक्शन के मामले में तो सक्सेसफुल रहा है। चाहे उसका जो, अगर आप रियल टाइम में इफ़ेक्ट देखें, वो इकॉनमी के ऊपर इतना बेहतर नहीं है, इन द सेंस के जितनी हमारी इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक उन्होंने अपने कलेक्शंस के टारगेट अचीव किए। नॉमिनल जो टैक्सेशन का ग्रोथ है हमारे पॉजिटिव है। सो टैक्सेस तो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप पिछले साल हमने कहा था कि हम 9.1 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे, तो हम उसके करीब हैं, हम बहुत दूर नहीं हैं। ये फाइनल फिगर्स जुलाई में आएंगी, लेकिन जो इस वक्त ग्रोथ है वो तो है। सो लेट्स फॉर रिकॉर्ड, ये अलग बात है कि चूँकि 25% 26% इन्फ्लेशन है, तो उसका जो रियल रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल है। उसकी वजह बहुत सादा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। आप 1-2% के ऊपर कैसी इकॉनमी ग्रोथ करेगी, और उसके अंदर क्या आप टैक्सेशन लेंगे, कहाँ से वो चीज़ें आएंगी? लोग तो हमारे जो हाई टैक्स पेयर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो तो पाकिस्तान से जा चुके हैं, छोड़ नहीं रहे बल्कि जा चुके हैं। वो टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस चेंज कर चुके हैं, वो दुबई भी जाकर बैठे हैं। वो 6 से कम महीनों के लिए पाकिस्तान में रहते हैं ताकि उनके ऊपर टैक्स के लॉज अप्लाई ना हो। तो इसलिए ये इस वक्त सिस्टम जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो तो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एग्जाम्पशंस हमने दी हुई थी जो बड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी हमारी एग्जाम्पशन। सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, 2% ऑफ इज़ ह्यूज। तो अगर हम इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम कम करें तो उससे हमारा रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है। पेंशन की एक थ्रेश होल्ड की ऊपर तो मैं कायल हूँ कि लगना चाहिए। आप जिस तरह इनकम टैक्स में होता है कि 6 लाख से कम एनुअल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, और उसके ऊपर भी जाए तो वो बहुत कम है, 2.5% है इनिशियल जो स्लैब के ऊपर है, तो वो एक नॉमिनल सा टैक्स है। इस तरह पेंशन में भी आप एक थ्रेश होल्ड बना दें, और उसके ऊपर आप जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए पेंशन ले रहे हैं, तो उनको टैक्स कर दें। जिन शोबों के अंदर जीएसटी नहीं लगा हुआ वो आप क्रॉस द बोर्ड कर दें, रेट को अलबत्ता कम कर दें। यानी जिसके ऊपर अभी आईएमएफ कोई बात नहीं कर रहा,
हुकूमत भी कोई बात नहीं कर रही, वो ये है कि हम रेट को नीचे लाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज़, कि जैसे ही वो जीएसटी के रेट को अक्रॉस द बोर्ड कम करते हैं और उसको साथ ही यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देते हैं, तो रेवेन्यू में इजाफा हो जाता है। सो हमारा इस वक्त 17-18% GST है, इट नीड्स टू कम डाउन टू लेस देन 10%, नॉट इमीडिएटली बट लेट्स से इन नेक्स्ट 3 to 5 years, और उसके बहुत पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। सो GST इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू टूल, नॉट जस्ट रेवेन्यू टूल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी। पर इस वक्त देखें कितने लोग हैं GST के अंदर, मुश्किल से 2.5 लाख एंटरप्राइजेज़ हैं। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज़ है वो 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा है, और उन 2.5 लाख में से बहुत उसका भी थोड़ा नंबर है कि जो कोई टैक्स पे कर रहे हैं। सो इसके ऊपर तो नाकाम हो जाएंगे। अभी इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली, 3 मिलियन का टारगेट था, 200 ताजिरों ने एनलिस्ट किया तो फेल हो गई। तो ये तो नहीं चलेगा ऐसे, ये इनको रेट्स को बहुत निवाइज करना पड़ेगा और अक्रॉस बोर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। आईएमएफ ने रिकमेंड किया है कि टैक्स इंसेंटिव्स को रीडिज़ाइन किया जाए कम्प्लीटली, तो इसका जो है इम्पैक्ट जो ये चेंज है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी कर ले या बिज़नेस कर लें या ओवरऑल इकॉनमी पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चेंज का अगर इसको रीडिज़ाइन किया गया तो? जो इंसेंटिव्स हैं जी, इसमें 2-3 तरह के इंसेंटिव्स हैं। एक तो इंसेंटिव वो है कि जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में दिए हैं, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट लॉज के तहत बाहर से इन्वेस्टर्स को प्रोमिस किए हैं, जैसे रेकोडेक का केस है, और उसमें हमने उनसे कहा है कि जी अगले 20-25 सालों के लिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स हॉलीडे है। तो ये एक तरह के इंसेंटिव है, सो दैट द कंपनीज कैन कम इन, इन्वेस्ट, make money, pay the government a portion of their profit and continue the business. तो वो तो I'm afraid कि we are locked in already, तो उसको तो हम रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन एक और इंसेंटिव्स की शक्ल ये है कि जिसमें DLTL स्कीम है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है, इसमें एक्सपोर्टर्स के लिए मुख्तलिफ 8-10 स्कीम्स IMF हुकूमत ने दी हुई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के उनको रिबेट्स मिल जाते हैं, या चूँकि वो अप फ्रंट कुछ पेमेंट कर देते हैं, वो उनको रिफ़ंड हो जाती है, तो उन कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स मौजूद हैं। तो ग़ालिबन IMF ये कह रहा है कि उन इंसेंटिव सिस्टम को रीडिज़ाइन किया जाए, उसके अंदर टू द एक्सटेंट कि वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, यानी वो सेक्टर स्पेसिफिक ना हो बल्कि वो परफॉर्मेंस ड्रिवन हो, तो वो कंसिडरेबल है। उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि अब अगर एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो रहें, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो उन्हीं सेक्टर्स तक महदूद हो जाएगी जो हो चुकी है, एक्सपोर्टर्स इन पर्टिकुलर। तो हमें उसको करने के लिए या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें या उनको क्रॉस द बोर्ड कर दें। क्रॉस द बोर्ड करने के लिए भी आपको थोड़ा फिस्कल प्रेशर आएगा। सो ये अभी देखना पड़ेगा, ऐसी कोई स्कीम अभी तक सामने नहीं आई है। ओके। आईएमएफ का जो फोकस है वो टैरिफ रिफॉर्म्स और एंटी जो है वो थेफ्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करना है, तो टैक्स क्या इवेजन को, टैक्स एविशंस को, तो ये क्या पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को कम करने के लिए ये बेहतर है अगर इसको देखा जाए उसके सॉल्यूशंस को? देखें, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो टैरिफ रिफॉर्म और दूसरा आपने बात की है कि सर्कुलर डेट। सो हम इसके ऊपर अगर हम एनर्जी सेक्टर के अंदर ही बात कर लें तो हम लेट्स फोकस ऑन दैट। अब उसके अंदर जो सबसे अहम बात यह है कि एक चीज़ जिसका हम अक्सर जिक्र नहीं कर रहे हैं, अब आज भी देखें तो कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत सारी एक हेडलाइन बनी हुई है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने ये कहा है कि जी ये हम बंद कर देंगे, या यहाँ दफ्तरों में जाकर उनकी हम बिजली बंद कर देंगे। बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ वो उनके बयानात आ रहे हैं सियासतदानों के। सर्कुलर डेट के अंदर एक कंपनी जिसकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है वो कराची है, वो के इलेक्ट्रिक, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के बाद, और वही कंपनी जो प्राइवेटाइज हुई है। तो एक हमारे पास सक्सेसफुल एग्जांपल मौजूद है, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है, तो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते बाकी सेक्टर्स के अंदर, यानी डिस्कोस की बात कर रहा हूँ, वो करेंगे तो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हमें बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। अब उसके लिए हो क्या रहा है, ख़बर आई है
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सारे डिस्कोस के बोर्ड को सैक कर दिया, और उसके ऊपर मुस्तदाद ये हुआ कि जी उन्होंने कहा कि जी हम इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के, आईबी के और आईएसआई के बंदों को भर देंगे। ये तो इस तरह ना हुकूमत चल सकती है, ना हुकूमत के इदारे चल सकते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर चल सकता है, ना ही बिजली के महकमे चल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई सिस्टमैटिक अप्रोच है, वो जस्ट एक ख़बरों में खेल रहे हैं। So all the Prime Minister is looking is probably some good headlines and people are getting excited about it. But this is not helping the problem. So systematic चलना पड़ेगा. So इसमें IMF का जहाँ तक बात है तो वो again उनकी जो limitation है वो circular debt को reduce करने तक है. यानी अखराजात ऐसे ना, उसमें सर्कुलर डेट कम से कम होना चाहिए. उसमें किसी हद तक कामयाबी हो रही है. बाय द वे हमारा सर्कुलर डेट अब उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जिससे पहले बढ़ रहा था. दिस इज़ द मेजर ऑफ सक्सेस. बढ़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा. इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. So in that limitation perhaps there is some success which is coming out of through better management. लेकिन जब तक कि हम बुनियादी तौर पर रिस्ट्रक्चर नहीं कर देंगे एनर्जी के शोबे को, इन डिस्कोस को, जेनकोस को, ट्रांसमिशन सिस्टम को, हाँ उस वक्त तक ये मसला हल नहीं कर सकते. इनको अगर प्राइवेटाइज किया जाए तो काफ़ी हद प्राइवेटाइज करने से के साथ साथ हमें अब मार्केट बेस्ड कंपटीशन लाने की ज़रूरत है. प्राइवेटाइजेशन may or may not lead to the optimal solution. So we need to make sure कि there is market, there is competition, there is accountability, there is good regulation. क्योंकि अभी तक तो ये करंट जो है वो सबसे बड़ा मसला है और ये काफ़ी टाइम से है और स्टिल एक मेजर इशू है पाकिस्तान का. दैट्स फॉर आर टुडे. देखते हैं कि जो न्यू लोन पैकेज के लिए जो शराइत पेश की गई हैं, जो ड्राफ्ट पेश किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इस पर कितना अमल दरामद किया जाएगा. जो कंडीशंस हैं बताई जा रही हैं IMF की तरफ से, और जो फर्स्ट जो लोन प्रोग्राम जो एग्रीमेंट होगा और कितना फर्स्ट किस्त हमें कब मिलेगी, और ये जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम है क्या ये कंप्लीट भी हो पाएगा इतनी टफ़ कंडीशंस के साथ, और कितनी स्टेबिलिटी देखी जाएगी पाकिस्तान की इकॉनमी में, उसकी ग्रोथ में, ये आने वाला टाइम ही बताएगा. और सबसे मेन सवाल अभी कि ये लॉन्ग टर्म जो 3 साल का प्रोग्राम है क्या ये कंप्लीट हो पाएगा भी या नहीं. बट इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त. और उसके बाद जो क्राइसिस आ जाते हैं जैसे कि वीट क्राइसिस, फिर उसके बाद कश्मीर का इशू, इन चीज़ों को भी रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पहले ही लोन लेकर पाकिस्तान जो है वो चल रहा है. तो ये एक बड़ा इन चीज़ों को देखना, रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.